हे गाइस, संजीव यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का 20th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि वहां पर आ चुकी थी एक और औरत जो येन भैया के जिंदगी में लाने वाली थी एक नई क़यामत। और ये लेडी कोई और नहीं, ये थी मैंगवांग, जिसे देख कर अपने भैया के ऊपर गिर जाती है एक बहुत बड़ी बिजली, जिसके बाद वो खेलने लगती है यूनर से आंख में चोली। और वह दूसरा मैंगवांग को देखते येन का तो खौल जाता है खून, जाग जाता है उसके अंदर मारने का जुनून। गुस्से से लाल टमटमाती हुई आंखों से अपने भैया को देखते पूछती है, अब मैं तेरे साथ मैंगवान का क्या रिश्ता है, सच बोल नहीं तो। यह सुनकर अपने भैया यूनर को लाख समझाने की कोशिश करते, लेकिन यूनर मैडम कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी। अपने अंदर भयंकर गुस्सा और ईर्ष्या लिए यूनर मैडम अपने भैया से कहती है, साले मैं तुझे बाद में देखती हूँ। के बाद वो मैंगवान से बड़ी गर्म जोशी से हाथ मिलाती है। हाँ, ये तो अब मैंगवान है, मेरा नाम यूनर है, मैं यान की गर्लफ्रेंड हूँ। शुक्रिया कि आपने कल रात यान का इतना ज्यादा ख्याल रखा। और मैंगवांग भी चालाक हो भी, वो यूनर का इंटेंशन तुरंत समझ जाती है। वो समझ जाती कि ये मैडम अपने भैया को उनसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो भी गर्म जोशी से कहती है, नहीं मैडम, आपको थोड़ी सी गलत फहमी हो गई, क्योंकि असल में कल रात मैं नहीं बल्कि यान ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। जैसे सुनकर यूनर मैडम और ज्यादा उबल जाती है। वो मैंगवान से कहती है, मैंगवान, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे बाल अच्छे से कंडीशन नहीं है, मैं तुम्हें एक अच्छी शैम्पू का नाम बता सकती हूँ। यह सुनकर मैंगवान भी कहती है, अरे नहीं, मेरे बाल जैसे मैं उससे खुश हूँ। वैसे मुझे तुम्हारी आंखों में रिंकल्स दिख रहे हैं, शायद तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। यह सुनकर यूनर भी कहती है, नहीं, मैं हमेशा बहुत जल्दी सोने जाती हूँ मैंगवान। और ऐसे ही दोनों लड़कियों में चलने लगता है इंटेंस वाला जंग, जिसे देख कर अपने भैया के साथ साथ हबीन भाई भी हो जाते हैं दंग। अब जाकर हबीन भाई अपने भैया की अच्छी किस्मत को समझ पा रहे थे। और वह दूसरे लड़कियों के बीच ऐसा तकरार देख कर अपने भैया के आंखों से निकल रहा था पानी, क्योंकि आ गया था याद उन्हें अपने परनाना नानी। लेकिन मानो ऊपर वाला तो उनसे कह रहा था, बस इतने में ही हो गई, अभी तो और खातिरदारी बाकी है मेरे मुन्ना। अगले ही पल वहाँ पर आ जाता है नॉर्थ वेस्ट मेडिकल किंग और उसका स्टूडेंट शैंतियानो। इसे देखकर तीनों भाई का तो थारा मूड खराब हो जाता है। तीनों ही समझ जाते हैं कि शैंतियानो अपने टीचर को अच्छे इरादे से तो नहीं लाया है, लेकिन फिर भी अपने भैया सीधा पूछते हैं, मिस्टर जुजैन, जरा बताएंगे आपके यहाँ पर आने की वजह क्या है। मिस्टर जुजैन भी सीधा बोलता है, मैंने सुना कि मेरा नामाकुल शिष्य तुमसे बड़ी आसानी से हार गया, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस हम दोनों के बीच एक मेडिकल स्किल की कंपटीशन करने वाला हूँ, तो क्या तैयार हो या वे डर गए। अपने भैया कोई जवाब देता है, इससे पहले ही हबीन भाई की तो सटक जाती, वो फिर से अपना पुराना जूता आने लगता है, लेकिन अपने भैया को तुरंत रोक देता है, अबे ठहर जा। तो इसके बाद अपने भैया सीधा पूछता है, तो बोल बुड्ढे कैसे हो कंपटीशन। इतना सुनते ही वो बुढ़ा भीड़ के बीच में से एक आदमी को बुलाता है। इस आदमी को इस बुड्ढे ने ही दूर कहीं से उठा के ले आया था, जो बहुत ज्यादा बदबू मार रहा था। देख कर इस समझ में आ रहा था इससे कोई खतरनाक बीमारी हो चुकी है। इसके बाद वो बुढ़ा कहता है, यह आदमी करप्टेड सोल पाउडर से इफेक्ट हो चुका है, अगर एक हफ्ते के अंदर इलाज नहीं हुआ तो यह मर जाएगा। लेकिन करप्टेड सोल पाउडर, इसके आगे तो मानो किसी ने भी कोई भी शब्द सुना नहीं हो उस बुड्ढे की। करप्टेड सोल पाउडर एक ऐसा जहर है जिससे किसी को भी ठीक करने के चांसेस 0.001% से भी कम होता है। अब तो अबिन भाई की पूरी से सटक जाती, वो दौड़ते हुए कहता है, अबे साले बुड्ढे, तू जानबूझकर यान को ऐसा टफ चीज दे रहा है। वो बुड्ढा भी कहता है, मैं इसे बस 3 दिन में ठीक कर सकता हूँ। हाँ, हो सकता है कि मैं इसकी कल्टीवेशन को रिस्टोर ना कर सकूं, लेकिन ये जिंदा तो रहेगा। ये सुनकर वो बीमार आदमी जिसका नाम जोंगली है, वो तो सत्ते में आ जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सर, क्या मैं किसी तरह से अपने कल्टीवेशन को रिस्टोर नहीं कर सकता। यह सुनकर शैंतियानो का बच्चा नाक बोस से कोड़ते हुए कहता है,
अब साला शुक्र माना कि मेरा टीचर तेरे जान बचा रहा है, और कल्टीवेशन की बात तो तू भूल ही जा। लेकिन तभी अपने यान भैया बड़ी शांति से कहते हैं 3 दिन। मुझे ऐसा ठीक करने में बस 3 मिनट लगेंगे और उसकी कल्टीवेशन भी पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगा। जिस सुनकर तो वो बुड्ढा किसी शैतानों की तरह ही करके हंसने लगता है। अबे छोड़े, मैंने आज से पहले इतना बड़ा जोक नहीं सुना। जब तू कह रहे तो एक शर्त लगा लेते, अगर तू ऐसा कर पाए तो मैं तेरे सामने 3 बार झुक के माफी मांगूंगा, लेकिन अगर तू हारा तो ना ही मैं तेरे इस मेडिकल सेंटर को बंद करवा दूंगा, बल्कि तुझे सबके सामने शर्मिंदा भी करूंगा। बोल तैयार है? अपने भैया भी इस शर्त को तुरंत मान जाते हैं। तभी वो बीमार आदमी कहता है, सर क्या आप मुझे ठीक करने के साथ ही साथ कल्टीवेशन को रिस्टोर कर सकते हैं? तभी अपने भैया कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। बंदूक से निकली गोली और असली मर्द के निकली हुई बोली कभी वापस नहीं ले जाते। मैं तुझसे वादा करता हूँ भाई, तू पूरी तरह ठीक हो जाएगा। चल मुझे अपनी बीमारी दिखा। अपने भैया के कॉन्फिडेंस को देखकर दोनों लड़के उनकी तारीफ करने लगते और उन्हें चीयर करने लगते हैं। एंगोन तो अपने भैया को एक हार्ट भी दे देते हैं। ऐसे तो पहले इन दोनों के बीच में था एक मिलन भाव, लेकिन अपने भैया की वजह से इन दोनों के रिश्ते में आ गया है दरार। इसलिए फिर होता है इन दोनों में टकरार, लेकिन अपने भैया दोनों पर ज्यादा भाव नहीं देते और लग जाते हैं अपने काम पर। इसलिए जैसे ही वो आदमी अपनी बीमारी दिखाता है, वैसे अपने भैया अपने हाथों में 13 नीडल्स पकड़ लेते हैं और उस 13 नीडल्स को उस आदमी के 13 अलग अलग जगह में गाड़ देते हैं और अपनी एनर्जी उस आदमी के बॉडी में डालने लगते हैं। देखते ही देखते अपने भैया की एनर्जी उस आदमी के शरीर में मौजूद उस जहर को उस आदमी के मुंह की तरफ ढकेलने लगता है, जिसके बाद वो आदमी जोर से खांसता है और उसके मुंह से जो जहर निकलता है वो फर्श को भी पिघला देता है। आखिरकार अपने भैया उस आदमी के शरीर से उस जहर को निकाल देते हैं। इसके बाद वो उस आदमी से पूछते हैं, दोस्त अब कैसा लग रहा है? यह सुनकर ली भैया अपने आप को देखते हैं, जहाँ पहले वो थे एक सूखी पत्ती, अब वो पूरी तरह से स्वस्थ और सेहतमंद हो चुके थे। अपने आप को सही सलामत और अपने कल्टीवेशन को पूरी तरह से स्ट्रोक देकर महाशय का तो उसी का ठिकाना नहीं था। वो उस बुड्ढे के तरफ सब घूम घूम कर उसे चढ़ाने लगता। अबे साले बुड्ढे, तू कैसा डॉक्टर है? तू तो यार इनके सामने तन्ना मुन्ना बच्चा है। और ऐसा सुनकर और ऐसा देखकर उस बुड्ढे का तो फूट पड़ता है गुस्से का ज्वाला। माने मन वो एक ही सवाल करने लगता है कि अपने भैया ये कैसे कर पाए भला। और ऐसा सोचते सोचते उस बुड्ढे की आत्मा से सलाम करके तुरंत निकल जाता है। जिसे देखकर शैतान उस बुड्ढे को संभाल लेता है और मन ही मन गालियां देने लगता है। अबे साले बुड्ढे, पहले तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था, अब क्या हुआ? लेकिन बहरहाल वो करे भी तो क्या, इसलिए बुड्ढे को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन पब्लिक और भैया लोग उन्हें जाने नहीं देते। अबे इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? इधर टीचर भी माफी ना मांग सके, तू तो कर सकता है ना। अब बेचारे के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए अपने भैया के सामने 3 बार झुक के माफी मांग लेता है और तुरंत ही वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो उस बुड्ढे को लेकर बाहर निकलता है, वैसे ही वो बुड्ढा अपनी आंखें तुरंत खोल लेता है और दहाड़ते हुए कहता है, अबे साले नामाकूल, ये तुमने क्या कर दिया भूल? देख कर तो शैतान उस बुड्ढे को अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगता है और पूछते, मास्टर आप अभी टपके नहीं हो? तभी वो बुड्ढा कहता है, अबे नहीं नामाकूल, तो तुझे क्या लगा मैं उसे दूसरे बच्चे के सामने झुकूंगा? और बस बेचारे का तो रोना निकल जाता है। लेकिन अब हम बदला लेंगे। तुम ब्लड हैंड के लोगों को बता दो कि उसके आयरन हैंड को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ईयान है। थोड़ी देर बाद अपने भैया बड़े आराम से मेडिकल सेंटर से बाहर आ रहे थे घर जाने के लिए, लेकिन तभी अचानक उनके ऊपर एक हमला हो जाता है। हमले करने वाला था एक बुड्ढा। वो उसके वास्ते तुरंत बच जाते और पूछते हैं, बे साले बुड्ढे तू कौन है और तुझे भी क्या खुजली चढ़ी है क्या? लेकिन वो बुड्ढा तो इस बारे में कोई जवाब नहीं देता और अपना इंट्रो देता है, मेरा नाम है गुआन फी, ब्लड हैंड हॉल से। सुनकर अपने भैया भी तुरंत समझ जाते कि इन्हें पता चल चुका है कि आयरन हैंड को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही है। तभी 2 और बंदे आ जाते हैं, जिनमें से एक था ब्लड हैंड हॉल के यंग मास्टर जियान ज़ेंग फेंग और दूसरा कक्का था ज़ेंग यू। तो तीनों ही अपने भैया के मौत का फरमान लेके आए थे, लेकिन अपने भैया इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। वो तो बड़े रुआब से कहते हैं, मुझे नहीं लगता तुम तीनों काफी हो मेरे लिए। सुनकर तो ज़ाओ फेंग का ईगो हर्ट हो जाता है। वो तुरंत अपने भैया पर हमला कर देता है। ये देखकर अपने भैया भी काउंटर अटैक करते हैं और जैसे उन दोनों के हमले एक दूसरे टकराते हैं, वैसे ही ज़ाओ फेंग को अपने भैया की ताकत का अंदाजा होता है और वो किसी गेंद की तरह एक दीवार से जाकर टकरा जाता है। जिसे देखकर वो बुड्ढा और कक्का तो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के अपने भैया को देखने लगते हैं
ओ भाई ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। जाओ फेंग भी अपने भैया को भूल से भी धूल समझने की भूल नहीं कर सकता था। चलो तुरंत 3 पिल निकाल लेता है। अपने भैया उस पिल्स को लेकर तुरंत पहचान जाते हैं, ये थे एक्सप्लोजन पिल्स, जो कुछ समय के लिए किसी की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। उस पिल को खाने के बाद वो तीनों एक साथ मिलकर अपने भैया पर हमला कर देते हैं, लेकिन अपने भैया भी डट कर उनका मुकाबला करते हैं। जैसे उन सभी के हमले एक दूसरे टकराते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, बूम। इस बार अपने भैया को थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन वो अपने दुश्मनों को भी खाली हाथ जाने नहीं देते, इसलिए जाते समय उस बुड्ढे को भी वो टपका देते हैं। लेकिन वहाँ पर वो और लड़ने के लिए नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें बहुत सारी अंदरूनी चोट आई थी। बहादुर सिर्फ अपने भैया को हाथ से देते देख जाओ फेंग तो गुस्से से दौड़ता है। अबे मुक्का ताक रहे हो, जल्दी जल्दी यान को ढूंढने की कोशिश करो। ये सुनकर वो कक्का भी तुरंत काम पे लग जाता है। और बहादुर इस तरफ यान भैया के घर में यूनर, उसकी बहन और दोनों भैया कब से अपने भैया का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अपने भैया का कोई अता पता नहीं था और इधर खाना ठंडा हो रहा था। तभी हवीन भाई बिम्मो भाई के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, अभी कहीं यान मैंगोन के साथ घूम तो नहीं रहा है ना। यह सुनकर बिम्मो भाई हवीन भाई का मुंह तुरंत दबा देते हैं, लेकिन यूनर के कान भी बहुत तेज थे, वो हवीन भाई की बातें समझ जाता है और अपने भैया को ढूंढने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाते हैं ऑफिसर यान और पूछते हैं यान की फैमिली से कौन है। यह सुनकर यान की बहन क्वीन आगे आ जाती है। मैं हूँ, क्या बात है ऑफिसर यान। तभी मैडम जी कहती है, हमें पता चला है कि मेडिकल सेंटर के बाहर यान के ऊपर अटैक हुआ है और इस वक्त हमें यान का कोई पता नहीं चल रहा, और उस जगह को देखकर साफ पता चल रहा है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट हुई है। और बस और इतना सुनना था कि मानो यान के जानने वालों सभी को तो मानो धक्का सा लग जाता है। सबसे बड़ा धक्का तो लड़कियों को लगा था, लेकिन हवीन भाई और बिम्मो भाई चुप नहीं बैठ, वो दोनों तुरंत निकल पड़ते अपने कनेक्शन की मदद से अपने भैया को ढूंढने के लिए। यूनर भी तुरंत अपने आप को संभाल लेती है और हवीन भाई और बिम्मो भाई की तरह भी अपने कनेक्शन से यान भाई को ढूंढने चली जाती है। लेकिन हवीन भाई तो गुस्से से अपने दांत कसमसा रहा था, क्योंकि उन्हें साफ अंदाजा हो चुका था कि अपने भैया के गायब होने के पीछे किसका हाथ है। इसलिए वो मन ही मन शपथ लेते हैं, अगर यान का कुछ हुआ ना तो मैं ब्लड हैंड हॉल की वोट लगा दूंगी। दूसरा सबसे बुरा हाल तो क्वीन का था, वो रो रो के मनी मन बस एक ही बात सोचने लगती है, अगर यान को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। क्वीन चैन तुरंत उसे संभाल लेती है। उसके बाद ऑफिसर यान भी अपनी पूरी कोशिश अपने भैया को ढूंढने का वादा करके वहां से निकल जाती है। जहाँ एक तरफ सभी अपने भैया के लिए परेशान हो रहे थे, वह दूसरा अपने भैया तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने में खोए हुए थे। उनके सपने में तो खूबसूरत लड़कियां थी, जो कोई और नहीं वो थी यूनर और मैंगोन। अपने भैया को अपने हाथ से बनाई हुई डिश खिला रही थी, लेकिन अपने भैया की नजर तो कहीं और ही थी। जिसके बाद यान भैया उसी तरफ हाथ बढ़ाने लगते हैं। अपने भैया तो कुछ नरम पाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें पत्थर जैसा कुछ सख्त महसूस होता है, और जब वो अपनी आँख खोलते तब उनके सामने एक हट्टा कट्टा बंदा खड़ा होता है। इसका नाम था शैन बैन। अबे तू ठीक तो है ना। और तभी वहाँ पर एक ताऊ जी आ जाते हैं, जिसे देखकर अपने भैया भी समझ जाते कि उन्हें बचाने वाला कोई और नहीं, ये ताऊ जी ही है। इसलिए वो उसे थैंक यू बोलने लगते हैं, लेकिन तभी वो ताऊ जी कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें लाने वाला मैं नहीं, ये तो तुम्हारी किस्मत है। एक काम करो, अपना मुंह खोलो। लेकिन अपने भैया को ताऊ जी की धीमी आवाज सुनाई नहीं देती। लोग फिर से पूछते हैं, लेकिन ताऊ जी भी क्या कम थे, वो तुरंत अपनी छड़ी को अपने भैया के पेट में मारते हैं, जिससे अपने भैया का मुंह खोलते तुरंत ताऊ जी एक गोली को सीधा अपने भैया के मुंह में डाल देते हैं, और इससे अपने भैया के मुंह में एक असहनीय जलन होने लगता है। देखकर अपने भैया पूछते हैं, ओ ताऊ जी क्या खिला दिया मुझको। तभी ताऊ जी बड़े आराम से कहते हैं, ये है मेरा सालों पुराना टोटका, जैसे हो 10 बोतल गोट का। सखाते ही तुम्हारे अंदर इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी और तुम्हारी बॉडी फुल्ली फ्री हो जाएगी, और तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तो तुम्हारी ताकत भी बढ़ सकती है। तुम चाहो तो मुझे इसका पेमेंट भी कर सकते हो। पर बस अपने भैया की तो बोलती बंद हो जाती, क्योंकि अभी भी उन्हें अपने गले में भयंकर दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन अचानक से उनके अंदर से एक पावर बर्स्ट होती है और वो अपने कल्टीवेशन के अगले लेवल पर पहुंच जाते हैं। अपने बॉडी में आए इस चेंजेस को देखकर तो अपने भैया भचक्के रह जाते हैं, और इसके बाद तो अपने भैया देते हैं उन ताऊ जी को फुल प्रूफ इज्जत। इसके बाद ताऊ जी अपने भैया को थोड़े समय के लिए अकेला छोड़कर शैन बैन के साथ बाहर चले आते हैं। जब ताऊ जी बाहर बैठकर खिलखिलाती धूप का मजा ले ही रहे थे,
तभी वहाँ पर आता था ली भैया। जब उन्हें पता चला था कि अपने भैया लापता है, तब से लियो भैया उन्हें ढूंढने के लिए निकल चुके थे, क्योंकि ये भैया का उनके ऊपर इतना बड़ा एहसान जो था। वो ताऊ जी के पास आकर पूछते, ताऊ जी क्या आप इन्हें कभी देखा है? लेकिन ताऊ जी को ठीक से सुनाई नहीं देता। वो पूछते, हाँ क्या बोला बेटा? तभी लियो भैया भी कहते, ताऊ जी इस लड़के का नाम इयान है। ताऊ जी फिर से पूछते, हैं क्या बोला बेटा? और ऐसे ही थोड़ी देर तक चलता रहता है। लियो भैया भी समझ जाते कि उन्हें ताऊ जी से कुछ पता तो नहीं चलने वाला, इसलिए वो उदास मन लेकर फिर से वहाँ से जाने लगता। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाते अपने यान भैया। देख तब भैया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहते हैं, जीनियस डॉक्टर यान आप यहाँ पर, आपको पता है आप कितने दिनों से लापता हैं। अपने भैया भी इस बात को समझ जाते, इसलिए वो लियो भैया को जितना हो सके सभी स्टोरी को शॉर्ट में बचाकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ताऊ जी कहते हैं, यान तुम एक काम करो, तुम शैंग बैन को भी अपने साथ ले जाओ, ये बहुत अच्छा फाइटर है। अपने भैया भी तुरंत मान जाते और शैंग बैन का ख्याल रखने का वादा करते हैं। लेकिन वहाँ दूसरा लियो भैया तो किसी और ही उधड़बन में थे। ताऊ जी आप तो टकाटक सुनना देख पा रहे हैं। ताऊ जी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बच्चा हाँ, असल में मुझे पहले पता नहीं था कि तुम ये उनके दोस्त हो या दुश्मन, और वैसे तो तुम कर तो लियो भैया की बोलती बंद हो जाती है। वहाँ दूसरा अपने भैया का कोई पता न चलने पर पहुंच जाता है उनके घर ब्लड हैंड करने उनके फैमिली का दी एंड। गाइस आज के लिए बस इतना है, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है, अपने भैया सही वक्त पर आ पाएंगे अपने फैमिली को बचाने के लिए, या फिर अब देनी पड़ेगी उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द डिवाइन पर्सपेक्टिव। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।